शाबाश, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिक्विफिकेशन, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो जनरली लिक्विफिकेशन को आप यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करें, गैस को लिक्विफाई करें, तो इस प्रोसेस को लिक्विफिकेशन कहते हैं। अभी तक आपने ये पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई गैस है और वो किसी सिलेंडर में है और गैस के मॉलिक्यूल आमतौर पर एक दूसरे से दूर होते हैं, तो आमतौर पर आपने ये सुना होगा कि अगर आपके पास किसी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और वो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हैं, लेकिन जब आप टेम्परेचर कम करते हैं वक्त के साथ साथ टेम्परेचर करने से इसी गैस को आप किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। जिस तरह आप मुख्तलिफ टेक्निक्स में अगर आप देखें तो मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को कम करके आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। अब देखें, मैं कंसिडर करता हूं कि हमारे पास दो सिचुएशंस है। पहला भी एक कंटेनर है, इसमें गैस है, दूसरा भी एक कंटेनर है और इसमें पार्टिकुलर गैस है। पहले केस में मैं क्या करता हूं, सिर्फ टेम्परेचर कम करता हूं, और दूसरे केस में मैं टेम्परेचर भी कम करता हूं और साथ में प्रेशर बढ़ाता हूं। क्या करता हूं, इधर सिर्फ और सिर्फ मैं ये कोशिश करता हूं कि टेम्परेचर कम करता हूं। तो जब हम टेम्परेचर कम करते हैं, जो स्टोर एनर्जी है उसको हम बाहर निकालते हैं। जब बाहर निकालेंगे तो मॉलिक्यूल की एनर्जी वक्त के साथ साथ कम होगी, तो वो एक दूसरे के करीब आएंगे और एक दूसरे के करीब आने के बाद उनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डेवलप होंगी और उसी डेवलप फोर्सेस की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरा कंडीशन देख लें, हम साथ साथ टेम्परेचर कम करते हैं और उसके साथ साथ प्रेशर भी बढ़ाते हैं। तो देखिए, एक साइड से टेम्परेचर कम करते हैं और दूसरे साइड से प्रेशर बढ़ाते हैं, तो लिक्विफिकेशन और भी इफेक्टिव होगी। ये नॉर्मल प्रेशर पे है, कोई कंटेनर है, जस्ट आप उसकी इंटरनल एनर्जी कम करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, तो ये लिक्विड में जाएगा। और इसमें आप टेम्परेचर कम करते हैं और साथ में प्रेशर भी बढ़ाते हैं, तो जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये मॉलिक्यूल खुद एक दूसरे के नजदीक आएंगे, क्योंकि आप वॉल्यूम कम करते हैं। तो आप टेम्परेचर भी कम करते हैं और प्रेशर भी बढ़ाते हैं, तो लिक्विफिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होगी। इस पॉइंट को उठा के हमारे पास नेचर में हमने मुख्तलिफ मशीनरी डिजाइन की है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम किसी पार्टिकुलर गैस को लेते हैं और इसको लिक्विफाई करते हैं, और आजकल लिक्विड भी उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। आप अपनी रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल ले लें, जिसमें आप पानी रखते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर कूलिंग प्रोवाइड करता है, और कूलिंग प्रोवाइड करने से वो पानी किस में कन्वर्ट, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए, यही टेक्निक इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ गैसेस उसको लिक्विफाई कर सकते हैं, और अगर लिक्विड है उसको सॉलिडिफाई कर सकते हैं। तो जनरली हम कहते हैं कि दो तरीके हैं कि जिसकी मदद से आप किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर गैसेस का है। पहला कौन सा, टेम्परेचर को कम करें। दूसरा क्या है, टेम्परेचर को कम करें और प्रेशर को बढ़ाए। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा अगर आप किसी भी गैस की लिक्विफिकेशन चाहते हैं। मगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है, एक क्यूरियोसिटी बेस्ड क्वेश्चन है, इस पे आपने सोचना है, क्या सिर्फ प्रेशर को बढ़ाने से गैस लिक्विफाई हो सकेगा? अगर आपके पास कोई सिलेंडर है और आप सिर्फ प्रेशर बढ़ाएं, पहले तो हमने कहा है कि अगर सिर्फ टेम्परेचर कम करें तो गैस लिक्विफाई हो सकता है। दूसरा, अगर सिर्फ प्रेशर बढ़ाए तो क्या गैस लिक्विफाई हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जवाब है नो, सिर्फ प्रेशर बढ़ाने से गैस लिक्विफाई नहीं होगा। इधर देखिए, ये एक सिलेंडर है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे, इंटरनल एनर्जी बाहर जाएगी और ये गैस क्या होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप सिर्फ प्रेशर बढ़ाते हैं, सिर्फ आप प्रेशर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे, लेकिन इंटरनल एनर्जी बाहर नहीं जाएगी। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे, कोलिजन ज्यादा होगा कंटेनर के साथ, कंटेनर की दीवारों के साथ आपने वॉल्यूम कम कर दिया है ना, तो इंटरनल प्रेशर की वजह से कोलिजन बढ़ेगा, और कोलिजन बढ़ने से टेम्परेचर कम नहीं होगा बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो आप क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि ये लिक्विफाई हो,
तो वॉल्यूम कम करें, प्रेशर बढ़ाए, मगर अब जो स्टोर एनर्जी है उसको आप क्या करें, उसको आप बाहर निकालें। देखिए फिजिक्स में कभी कभार आपसे क्वेश्चन भी किया जाता है कि जिस कमरे में आप रेफ्रिजरेटर रखते हैं वो कमरा थोड़ा सा गर्म रहता है, ये आपके मेरे ख्याल से शॉर्ट क्वेश्चन में है फिजिक्स में। तो वो क्यों गर्म रहता है? क्योंकि लिक्विफिकेशन में जो इंटरनल एनर्जी है, जो स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी है, उसको आपने रिलीज करना है ताकि उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी वक्त के साथ साथ रिलीज होगी, टेम्परेचर कम होगा, तब वो जाके लिक्विफाई होगा, ठंडा होगा। मकसद की समझ आइए। तो सिर्फ प्रेशर को अकेले, कभी भी जब आप सिर्फ प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो वहां लिक्विफिकेशन नहीं होगी, क्योंकि जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, एक्टिव कोलिजन बढ़ेगी, तब तक ये लिक्विफाई नहीं होगा कि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसको बाहर निकाला जा सके। तो तब जब भी आप इसको बाहर निकालेंगे तब जाके उस गैस की लिक्विफिकेशन होगी। अब इस गैस की लिक्विफिकेशन एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे होती है, उसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल प्रेशर, जो अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आपके पास कोई पार्टिकुलर गैस है, इधर देखिए शाबाश, ये एक पार्टिकुलर गैस है और ये एक सिलेंडर में पड़ा हुआ है और ये इस गैस के मॉलिक्यूल है, एंड वी कंसीडर कि ये गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर है। अगर आप इसको लिक्विफाई करेंगे तो ये तब लिक्विफाई होगा जब कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू आएगी। सपोज करते हैं 0 डिग्री पे ये गैस है और ये 0 डिग्री पे लिक्विफाई होगा, लेकिन 0 डिग्री से ऊपर ये लिक्विफाई नहीं होगा। इसी तरह प्रेशर है, सपोज यहाँ पे प्रेशर 1 atm है तो नॉर्मल प्रेशर पे ये लिक्विफाई नहीं होता, लेकिन यही प्रेशर जब सपोज करते हैं 3 atm तक पहुंच जाता है तो तब जाके ये गैस लिक्विफाई होगा। तो अगर आप इसकी प्रेशर बढ़ाएं, इन मॉलिक्यूल को नजदीक लेकर आए और टेम्परेचर कम करें उस पॉइंट तक लेकर आए कि जिस पे इस गैस की लिक्विफिकेशन स्टार्ट होगी, और तब जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम भी तो इस गैस मॉलिक्यूल का होगा। पहले वॉल्यूम ज्यादा होगा, लेकिन जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे और ये गैस जो है लिक्विफाई करना स्टार्ट करेगा। तो एक पॉइंट याद रखें, वो टेम्परेचर जिस पे गैस लिक्विफिकेशन स्टार्ट करेगा उससे आगे वो लिक्विफिकेशन नहीं करेगा, लेकिन उस पॉइंट पे इसकी लिक्विफिकेशन स्टार्ट होगी तो उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। वो प्रेशर के जिसके ऊपर ये गैस लिक्विफिकेशन स्टार्ट करेगा, या वो प्रेशर जिस पे क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाए और वो प्रेशर भी आप नोट करें, उस प्रेशर को कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। और वो वॉल्यूम जिस वॉल्यूम पे ये गैस अब लिक्विफाई होगा उस वॉल्यूम को कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। तो सबसे पहले जरा क्रिटिकल टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं, फिर दोनों को भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्या है, द टेम्परेचर अबव व्हिच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड है। ठीक है, ये कैन नॉट बी है कि इसके आगे या इसके ऊपर आप गैस लिक्विफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये जब रीच हो जाए या इसको आप रिड्यूस भी करें तब गैस लिक्विफाई हो सकता है। इधर देखिए, मैं कंसिडर करता हूं एक गैस है जो 10 डिग्री सी पे है और मैं वक्त के साथ साथ उसका टेम्परेचर कम करता हूं 9 डिग्री सी, मगर वो लिक्विफाई नहीं होता। 8 डिग्री सी उसकी वो लिक्विफाई नहीं होता। 6 डिग्री सी लिक्विफाई नहीं होता। लेकिन सपोज जैसे ही 4 डिग्री सी आ जाता है तो ये गैस लिक्विफिकेशन स्टार्ट कर लेता है। तो ये जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है इसके अबव ये लिक्विफिकेशन स्टार्ट नहीं करता। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक ऐसा पॉइंट टेम्परेचर का कि इसके अबव वो लिक्विफिकेशन स्टार्ट नहीं करेगा और नीचे जाएंगे तो करेगा। नीचे भी एक हद होगी और जब वो हद क्रॉस करेगा तो वो लिक्विड से फिर आगे सॉलिड में जाएगा। तो वो टेम्परेचर के जिसके अबव वो वो गैस लिक्विफिकेशन नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो टेम्परेचर आ जाता है वो लिक्विफिकेशन करता है, इसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। इस क्रिटिकल टेम्परेचर की एक खूबी है कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो पॉइंट है कि जहां पे जो गैस मॉलिक्यूल है वो हाईएस्ट स्टेट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी में होते हैं। हाईएस्ट स्टेट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी से क्या मुराद है, इधर देखिए, ये दो गैस के मॉलिक्यूल हैं और ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है।
वर्क के साथ साथ जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, तो वर्क के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि ये दोनों गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से इतने दूर हो जाएंगे कि इनका डिस्टेंस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के बराबर होगा। लास्ट टाइम याद है ना, यानी इनके दरमियान जो गैप होगा दोनों के साइज के 4 टाइम्स होगा। अगर इस मॉलिक्यूल का साइज b है तो यही गैस का मॉलिक्यूल ये भी b है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये 4b होगा। तो जब दो गैस मॉलिक्यूल आपस में इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर हो, इसको कहते हैं हाईएस्ट स्टेट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। मतलब यहां तक ये गैस है, मगर आपने अगर मजीद थोड़ा सा भी टेम्परेचर अभी कम किया तो ये गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो हम कहते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है कि जिस पे गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वो टेम्परेचर है जहां पे गैस के मॉलिक्यूल हाईएस्ट स्टेट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी में हो। मतलब अगर आप मजीद कंप्रेस करेंगे तो वो गैस से लिक्विड में जाएंगे। तो इसलिए प्रेशर जो इस टेम्परेचर पे होगा उस प्रेशर को हम कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर, और वॉल्यूम अगर होगा उसको हम कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। एक पॉइंट याद रखना है कि लिक्विफिकेशन के लिए क्या जरूरी है। तो ये लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने बताया भी था जब हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिस्कस कर रहे थे कि जितना गैस रियल होगा वो आसानी से लिक्विफाई होगा, और जितना गैस आइडियल होगा वो मुश्किल से लिक्विफाई होगा। तो अगर वो आइडियल लाइंस आपको याद हो, वो जो हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए डिस्कस किया था, वो ग्राफ के कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर है। तो ये डिप जितना ज्यादा होगा, देखिए गैस ए, गैस बी और गैस सी, गैस सी का डिप बहुत ज्यादा है। अगर इसका डिप ज्यादा है तो ये आइडियल से ज्यादा दूर है, इसको आप आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। वो रियल गैस ज्यादा है, आइडियल नहीं है, और रियल गैस में आसानी अट्रैक्टिव फोर्सेस को डेवलप किया जा सकता है। और बी इसके मुकाबले में आइडियल है, और ए इन दोनों के मुकाबले में सबसे ज्यादा आइडियल है। अब इसके लिए आपने कौन से पॉइंट याद रखने हैं? सो नंबर 1 पोलैरिटी। अगर गैस बहुत ज्यादा पोलर है तो वो बहुत ज्यादा रियल है, उसको आसानी लिक्विफाई किया जा सकता है। नंबर 2, अगर गैस का नेट डाइपोल मोमेंट है तब वो आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है, उसमें पोलैरिटी है। पॉइंट नंबर 3, अगर उसमें ऐसे मॉलिक्यूल में ऐसे एटम है जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो उससे आसानी लिक्विफाई किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उनके आसानी लिक्विफाई किया जा सकता है। और पॉइंट नंबर 4, जिनका नेक्टर है, तो जिनका नेट वेक्टर हो। तो इसके लिए आप पिछली वीडियो है या जो डाइपोल मोमेंट की वीडियो है ये आपने देखनी है। तो अगर ये फैक्टर है तो गैस को आसानी लिक्विफाई किया जा सकता है। अगर नॉन पोलर हो फिर कैसे उसको लिक्विफाई किया जा सके? तो अगर नॉन पोलर हो, मैंने आपसे कहा था कि नॉन पोलर में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं और वो डिपेंड करती है साइज पे। ऐसे मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर हो और उसका साइज बड़ा हो, अगर कंसिडर करें कि हमारे पास फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है और ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का साइज बड़ा है, नॉन पोलर है, क्योंकि दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है ना। तो देखिए अगर फ्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल होंगे दोनों का साइज छोटा है, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल होंगे उनका साइज बड़ा है, और ब्रोमीन के 2 मॉलिक्यूल का साइज सबसे बड़ा है। तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस साइज पे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 एक में तो दोनों में 18, इसमें एक में 17 तो दोनों में 34, और इसमें इससे ज्यादा है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है और साइज भी ज्यादा है। तो डाइपोल फोर्सेस को बआसानी हम इंड्यूस कर सकते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो उनको तो सबसे ज्यादा हम इजीली जो है वो लिक्विफाई कर सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर आपने याद रखने हैं। लास्ट टाइम मैंने ये भी बताया था कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो हम कौन से पैरामीटर पे डिसाइड करते हैं, साइज पे। आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि अगर हीलियम हो और हाइड्रोजन हो, हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का कंबाइन दोनों, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, मगर हाइड्रोजन का नॉर्मली भी साइज बड़ा है
और 2 हाइड्रोजन एटम का हीलियम से बड़ा है, तो इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस लाना इजी है इसके मुकाबले में। तो ये वो सारे पैरामीटर है कि जिनके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से आसानी से लिक्विफाई होंगे और कौन से मुश्किल से लिक्विफाई होंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है जॉल थॉम्सन इफेक्ट। अब इसको डिस्कस करने से पहले एक सिलेंडर कंसिडर करें जिसमें गैस के मॉलिक्यूल हो। इधर देखिए शाबाश, ये गैस मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे से दूर है तो इनकी इंटरनल एनर्जी चूंकि एक दूसरे से दूर है, अब आप क्या करें, आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें और प्रेशर ऐसे अप्लाई करें कि गैसेस को कंप्रेस करें। जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे और इस गैस को कंप्रेस करेंगे तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज करने से मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगे और आपने प्रेशर अप्लाई किया है, वर्क डन किया है, तो वो एनर्जी एज अ इंटरनल एनर्जी इन मॉलिक्यूल में स्टोर होगी। अगर वो इंटरनल एनर्जी स्टोर होगी तो मॉलिक्यूल का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। आपने कंप्रेस किया है, जब आप इसको कंप्रेस करेंगे, इसका टेम्परेचर आपने बढ़ाया है, तो आप क्या करें, एक गैस ले लें और इसको कंप्रेस करते जाए ताकि इंटरनल एनर्जी बढ़े, कोलिजन बढ़े, टेम्परेचर बढ़े और एकदम इसको एक्सपेंड करें। क्या करें, एकदम एक्सपेंड करें। जब भी आप किसी गैस को कंप्रेस करते हैं और एकदम एक्सपेंड करेंगे तो वो कूलिंग प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, कूलिंग। और इसी इफेक्ट को कहते हैं जॉल थॉम्सन इफेक्ट। और ये क्या करता है, जब भी आपके पास कोई सिस्टम है और वो गैसियस सिस्टम है, जब आप उसको कंप्रेस करें और सडनली एक्सपेंड करें तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, कूलिंग। आपके पास अगर बाइसाइकिल का टायर है और आप उसमें हवा भरते हैं तो कंप्रेस करते हैं, जब आप जबरदस्ती कंप्रेस करें तो आपने मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी क्या की है, बढ़ाई है ना, एनर्जी स्टोर की है, वर्क डन किया है। लेकिन अगर सडनली एक्सपेंड करें तो सडनली एक्सपेंड करने से जितनी एनर्जी उसने स्टोर की है वापस क्या करेगा, रिलीज करेगा। उसके साथ क्या प्रोड्यूस होगा, कूलिंग, क्योंकि वो सिस्टम अब वो कूलिंग की तरफ जाएगा, वो मॉलिक्यूल जो है वो कूलिंग की तरफ जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपसे इससे पहले क्वेश्चन भी किया कि अगर उसमें आप नीडल के जरिए पंचर लगाए तो वो अचानक कूलिंग प्रोड्यूस करता है, वो हवा आपको ठंडी जो है वो महसूस होगी। इस प्रोसेस को कहते हैं जॉल थॉम्सन इफेक्ट। तो ये इफेक्ट ऐसा है कि किसी भी गैस को कंप्रेस करे और फिर क्या करे, सडनली एक्सपेंड करे, तो सडन एक्सपेंशन की वजह से आपको कूलिंग फील होगी। अगर आप सडन नहीं करते तब भी कूलिंग होती है, मगर वो इतनी कम फिर होती है कि आपको वो कूलिंग फील ही नहीं होगी। तो फील की वजह से हम कहते हैं कि आप सडनली एक्सपेंड करेंगे तो दैट प्रोड्यूसेस कूलिंग, और इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। लिक्विफिकेशन का एक मेथड है जो नॉर्मली हम रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल करते हैं, उसको लेंस क्वालिफिकेशन या लिक्विफिकेशन कहते हैं या कूलिंग कहते हैं। अब देखिए, नॉर्मल जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसमें आप क्या है, उसमें सपोज आपके पास कोई गैस है, ठीक है, या वेपर्स है किसी भी मटेरियल की। वो जो गैस है या वेपर्स हैं वो इन पाइप से पास होते हैं। देखिए, इन पाइप की हमने ये डिजाइन बनाई है। इस डिजाइन का भी एक बेसिक पर्पस है कि ये ऐसे स्पाइरल क्यों है, सीधी क्यों नहीं है इसकी तरह। देखिए, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो वो एक ही डायरेक्शन में, अगर सीधा पाइप है तो वो एक ही डायरेक्शन में सीधा जाते हैं और आपस में कोलाइड करने के चांसेस नहीं होते। लेकिन जब आप इसको ऐसे स्पाइरल बनाते हैं तो ये मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे के साथ स्पाइरल पाथ में जाएंगे तो टकराने के चांसेस बढ़ेंगे। तो अगर ऐसी डिजाइन है तो यहाँ पे मैक्सिमम कोलिजन के चांसेस हैं। तो अगर मैक्सिमम कोलिजन के चांसेस होंगे तो मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन पैदा होगा। यही मॉलिक्यूल जब इस कंप्रेसर में आते हैं तो ये कंप्रेसर मजीद उस मॉलिक्यूल को क्या करता है, कंप्रेस करता है, तो मॉलिक्यूल इंतहाई नजदीक आएंगे। अब अगर ये गैस को आप कंप्रेस करें तो आपने इसमें इंटरनल एनर्जी को क्या किया है, स्टोर किया है, तो इन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अब यही मॉलिक्यूल मजीद जब इस स्पाइरल पाथ से गुजरेंगे और भी जाके अट्रैक्टिव फोर्सेस उसमें क्या होंगे, डेवलप। लेकिन जैसे ही ये इस कॉलम से आएंगे तो इस कॉलम में से इस डिजाइन का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो यही गैस अचानक क्या हो जाएगा,
सडनली ये कूल हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, और जैसे ही ये सडनली एक्सपेंड होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? कूलिंग। तो जब आपने फ्रिज में वाटर रखा है, वो कूलिंग वो वाटर से क्या करेगा? वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा और उसको सॉलिडिफाई करने में मदद देगा। अब यही गैस दोबारा कंप्रेसर तक आता है, दोबारा कंप्रेसर उसको कंप्रेस करता है, दोबारा इसी स्पाइरल पाइप से ये गुजरता है और दोबारा से सडनली क्या होगा? एक्सपेंस अगेंस्ट और एनर्जी जाएगी और इस वाटर को क्या करेगी? सॉलिडिफाई करने में मदद करेगी। अब तीसरी बार, चौथी बार, तो ये बार बार ये साइकिल रिपीट होता जाएगा, तब तक रिपीट होता जाएगा कि आपने जो पानी फ्रिज में रखा है उससे बर्फ बन सके। इसलिए मैंने आपसे इससे पहले क्वेश्चन भी किया कि जो सडन एक्सपेंशन होगी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर आप यहाँ पे बढ़ाते हैं और इधर दोबारा टेम्परेचर को क्या होगा? कम होगा ना टेम्परेचर। तो जिस कमरे में आप रेफ्रिजरेटर वगैरह रखते हैं वो थोड़ा सा दूसरे कमरे के मुकाबले में थोड़ा सा गर्म रहता है, उसकी वजह ये जो सडन एक्सपेंशन की वजह से ये पानी जाके जो है वो हीट रिलीज करेगा। आप अपने फ्रिज का डिजाइन देख लें तो पीछे कूलिंग पाइप्स हैं, तो वो यही पाइप्स हैं ना, स्पाइरल पाइप्स हैं, वो कंप्रेसर के साथ कनेक्टेड है। कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है और दोबारा से जब कूलिंग पाइप में आता है, पहले तो स्पाइरल पाइप में आता है तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप करता है और जैसे ही आप उसको ज़्यादा सरफेस एरिया में छोड़ते हैं तो सडन एक्सपेंशन की वजह से वो कूलिंग पैदा करता है। इसको अगर आप टेक्निकली देख लें तो इसका ये मतलब है, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों की अगर टेम्परेचर कम हो तो ये एक दूसरे से दूर है, लेकिन जब आप क्या करते हैं, इनको कंप्रेस करेंगे तो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, टेम्परेचर क्यों बढ़ाया है? क्योंकि इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो गई है, इधर इंटरनल एनर्जी कम है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर है, लेकिन दोबारा जब सडनली एक्सपेंड करेंगे तो जो हीट इसने एब्जॉर्ब की है वो दोबारा क्या होगी? दोबारा टेम्परेचर कम हो जाएगा और वो जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी। तो इसी प्रोसेस से हम मुख्तलिफ चीज़ों की लिक्विफिकेशन करते हैं।